जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के एक यंग आईएएस ऑफिसर से जिनका नाम है अंशुल गर्ग, जो हाल ही में अभी जम्मू डीसी अपॉइंट हुए हैं। जेके न्यूज़ टुडे की तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, बीइंग एज अ डीसी जम्मू, इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सफ़र स्टार्ट ही हुआ है अभी, जैसा आपने बताया तकरीबन 10 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। और कोविड के चैलेंजेस से भी हम जूझ रहे हैं। इस साल भी कुछ स्पाइक्स रिसेंट केसेस में आई हैं, तो वो एक अलग डायमेंशन है जिसको देखने की ज़रूरत है। डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। ऑनरेबल एलजी साहब का पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत एस्पिरेशंस भी हैं और बहुत सारी डायरेक्शंस भी हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम पर उनकी तरह आती रहती हैं। तो उन सभी चीज़ों को, और हमारे हाल ही में इलेक्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका भी डेवलपमेंटल सफ़र मैं समझता हूँ अभी शुरू हो रहा है। 3rd टायर रिसेंटली नोटिफाई हुआ है, इलेक्ट हुआ है। तो उन सभी को साथ लेकर के चल के एक नया डेवलपमेंट स्टोरी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोविड इज़ द फर्स्ट चैलेंज जिसको हमें अच्छे से निभाया। पिछले 1 साल में जम्मू में बहुत मेहनत हुई है, ज़िला प्रशासन ने बहुत मेहनत की है, मैं देखता रहा हूँ कंटिन्यूसली भी। लोगों का एक बहुत अहम आई थिंक रोल रहा है इन सब चीज़ों को टैकल करके और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि जो हमारे 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अभी हाल ही में आए हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां लोगों ने सौंपी हैं उनके ऊपर, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में चुनाव में वोटें जीत कर ले कर के लोग पहुँचे हैं। तो उन सबको भी साथ लेकर चलना ताकि एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बने। स्मार्ट सिटी का एक बड़ा वाइटल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है जिसके अंदर हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ का बहुत अहम रोल रहा है। प्लस इस बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसके अंदर भी बहुत सी पावर्स डिवॉल्व होकर के जिसके अंदर लोकल बॉडीज़ को पावर्स दी गई हैं। तो ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का भी एक मैकेनिज्म जो जेके गवर्नमेंट के अंदर पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, तो इस सारे मैकेनिज्म को भी फॉर्मलाइज करना और उनको भी डेवलपमेंटल मेन स्ट्रीम में लाना, आई थिंक ये सभी हमारे लिए चैलेंजेस हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी कब तक बनेगा और क्या क्या लोगों को स्मार्ट चीज़ें मिलेंगी? देखिए, स्मार्ट सिटी की सीईओ आज, जैसा आप जानते होंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कमिश्नर हैं वो सीईओ स्मार्ट सिटी हैं। हाउएवर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर भी एक बोर्ड मेंबर है स्मार्ट सिटी का, तो मैं कुछ चीज़ें आपके बता सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी में मुख्तलिफ 86 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। आप देख रहे हैं साइनेजेस के ऊपर काफ़ी काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिटी के अंदर खास करके। हमारा जो वर्टिकल गार्डन्स है बिक्रम चौक वाले पूरे फ्लाईओवर और उस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल गार्डन्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बहुत सी हमारी रिवर्स वेंडिंग मशीन्स हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट हमारी बलवाल में रेडी हो रही है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कोशिश है कि वो काम चल रहा है। जेडीए का एक पार्किंग फैसिलिटी है मल्टी लेवल की जो रिसेंटली ऑनरेबल एलजी साहब ने ही इसी साल इनॉग्रेट की है। तो इस तरीके के वेरियस इश्यूज़ के ऊपर काम हो चुका है और बहुत चीज़ों पर काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी टेंडरिंग स्टेज पर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर डीपीआरस फाइनलाइज की जा रही हैं। हमारी हाल ही में सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, जिसमें ऑनरेबल मेयर साहब चेयर किया था उन्होंने, और उनकी तरफ से बहुत सारी सजेशंस और सुझाव आए थे। उन सबको भी इनकॉर्पोरेट करके जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं, जिसको देखने पे आया है कि अब कुछ दिनों से केसेस बड़े हाइक हैं। अब बात करें हम लोग सेकंड वेव की, तो ये ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि सेकंड वेव भी आ चुकी है। तो इस जबकि लोग लापरवाह हैं मास्क को लेकर, तो कैसे आप उस चीज़ पर एक्शन लेंगे या कैसे स्पॉट फाइन करेंगे? कोविड के लिए हमने पिछले कुछ 5-6 दिनों में स्ट्रैटेजी को 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि स्पाइक जैसा आपने सही फरमाया आया है। 10 दिन पहले तकरीबन 20 से 22 केसेस डेली के जम्मू में रिकॉर्ड हो रहे थे, जो आज की डेट में 50-60 इस रेंज में केसेस डेली देखने को मिल रहे हैं। इसी तब्दीली को देखते हुए हमने कुछ स्ट्रैटेजी को बदला है। सबसे पहला टेस्टिंग को WHO की गाइडलाइंस पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है हमें कोविड से जूझते हुए, तो उनकी गाइडलाइंस में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और आइसोलेट जो है वो प्रोटोकॉल जो है उसी को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्टिंग के नंबर्स हमारे 1200 से 1400 थे पर डे, जिनको बढ़ा करके हम 2800 से 3000 तकरीबन डबल हमने पिछले हफ्ते से 10 दिन के अंदर किया है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को आइसोलेट किया जा सके और उनको ट्रीट और की जो ज़रूरत पड़ती है वो कर सकें, उस प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। सेकेंडली RT-PCR टेस्टिंग को हमने थोड़ा सा एक्सपीडाइट किया है, क्योंकि बहुत देर से हम रैट टेस्टिंग पे जा चुके थे तुरंत एफिशिएंसी और रिजल्ट बेटर फास्टर रिजल्ट्स के लिए। इसके लिए भी हमने RT-PCR के ऊपर चेंज किया है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ J&K की गाइडलाइंस भी अभी रिवाइज हुई है कि हमें वापस से शायद RT-PCR के ऊपर भी फोकस ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर टेस्ट है, ज़्यादा सेंसिटिव थोड़ा सा टेस्ट है। तो उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है और रैट के RT-PCR के टेस्ट भी तकरीबन 800 से 1000 हम डेली के कर रहे हैं। तीसरा, हमारे जो इनकमिंग ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो रेल से आ रहे हैं चाहे वो एयरपोर्ट के ज़रिए आ रहे हैं, उन सभी 4 से 4500 लोग डेली के मैंडेटरी 100% टेस्टिंग हो रही है, सिवाय उनके जो पहले से टेस्ट रिपोर्ट अपनी नेगेटिव साथ लाते हैं। उन सभी की मैंडेटरी टेस्टिंग है और जो रैट टेस्टेड लोग हैं उनको होल्ड किया जा रहा है उन्हीं एरियाज़ पर जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, और नेगेटिव आने के बाद ही उनको वहाँ से छोड़ा जाता है। जिनके पास लोकल एड्रेसेस नहीं है उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का स्प्रेड ना हो। हमारे जो रैट टेस्टिंग टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स हैं, उनकी संख्या को भी हमने बढ़ाया है। अब तकरीबन 20 से 22 मोबाइल टीम्स हमारी ज़िले में काम कर रही हैं। सिटी एरियाज़ के ऊपर खास फोकस है हमारा, और जो पिछले 7 दिन के केसेस जहाँ जहाँ से ज़्यादा आते हैं उनको हम टेस्टिंग जो है उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर रहे हैं। हमारे पिछले 1 हफ्ते के अंदर त्रिकुटा नगर, बख्शी नगर, तालाब तिल्लो, सतवारी, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा केसेस उभर के आए हैं, तो वहाँ पर हमने उसको इंटेंसीफाई किया है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफिस स्पेसेस, बैंक्स और हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारा पिछले साल भी स्ट्रैटेजी रही थी, उसी के ऊपर हम वापस से जा रहे हैं ताकि इन सभी एरियाज़ में अगर स्वीप तरीके से टेस्टिंग की जा सके और कई आइसोलेटेड केसेस उनको आइडेंटिफाई कर सकें। मास्क का आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद लापरवाह भी होते जा रहे हैं, बिकॉज केसेस काफ़ी कम हो गए थे पिछले 1-1.5 महीने में, फरवरी के महीने में खास करके। तो उसके लिए हमने जो ड्राइव्स हैं उनको दोबारा से इंटेंसीफाई किया है। हमारी मैजिस्ट्रियल और पुलिस टीम्स ग्राउंड पर हैं, जहाँ जहाँ मास्क की वायलेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं और हम देख पा रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उनको फाइन्स किए जा रहे हैं जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। और पिछले 3 से 4 दिनों में तकरीबन 1200 से 1500 लोगों को फाइन किया गया है अक्रॉस द सिटी एरिया एंड एज वेल एज द रूरल एरियाज़। और हमारी अपील भी लोगों से यही रहेगी कि जो कोविड का प्रोटोकॉल पहले लोग फॉलो कर रहे थे उसी को और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि इस स्पाइक का जो टाइम पूरे कंट्री में ही है, खैर तो जो जम्मू में भी है उसको हम टैकल कर सकें। अगर जैसे कोविड के केसेस फ्रीक्वेंटली जम्मू में देखने को नज़र आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन या हम लोग कह सकते हैं नाइट कर्फ्यू लग सकता है? देखिए, लॉकडाउन के मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी सिचुएशन और ऐसी नौबत ना आए, बिकॉज लॉकडाउन से बहुत तरह की दूसरी परेशानियों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटी है बहुत बुरी तरह से हैम्पर होती है। इसके लिए हमें अगर हम सावधानी ज़्यादा रखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक वैसी सिचुएशन नहीं आएगी। बट जो UT ऑफ J&K ने कल गाइडलाइंस निकाली हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया गया है कि अगर कहीं माइक्रो कंटेनमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है केस टू केस बेसिस के ऊपर, तो उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जा सकता है। पर हमारी बहुत क्लोज वॉच है सिचुएशन के ऊपर, कैसे वो इवॉल्व होती है। अगर कहीं ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ खुदा ना खास्ता इमर्ज होते हैं तो उन एरियाज़ के लिए हम किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कंसिडर करेंगे अगर ऐसी नौबत हमारे सामने आती है। सर, अब जबकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है तो क्या उसके लिए कोविड प्रिकॉशंस रखे गए हैं? भगवती नगर में भी आपने देखा है कि वहाँ पर कैंप है जहाँ पर पिलग्रिम्स के लिए जहाँ रखा जाता है, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं? देखिए, अमरनाथ यात्रा की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आपको मालूम है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है जिसको हमारे CEO साहब चेयर करते हैं, तो उनकी तरफ से एक डिटेल्ड गाइडलाइंस निकलेंगी कि यात्रा पिलग्रिम्स के लिए क्या रूल्स गाइडलाइंस रहेंगे, क्या किस तरह की टेस्टिंग सैम्पलिंग का प्रोसीजर्स रहेंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर वो बता पाएंगे कि किस तरीके से गाइडलाइंस वो फॉर्मुलेट वहाँ से होती हैं। बट आई एम श्योर सिचुएशन को देखते हुए गाइडलाइंस के ऊपर काम किया जा रहा है, बिकॉज अमरनाथ यात्रा जो अभी हमारे पास अभी 2-2.5 महीने का वक्त है उसको प्लान करने में और गाइडलाइंस को इन्फोर्स करने में। तो उसके लिए आई थिंक सिचुएशन बाय देन हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत अच्छे आगे तक पहुँच चुकी होगी। तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो कोविड सिनेरियो आज से डिफरेंट होगा बाय द टाइम अमरनाथ यात्रा का एक्चुअल इन्फ्लो आता है। बट जो अरेंजमेंट्स हमारे तरफ से ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो भगवती नगर हो जो हमारा लॉन्च पैड है यात्रा का, या हमारा लखनपुर कॉरिडोर हो जहाँ से यात्री स्टार्ट करते हैं, या हमारे रेलवे स्टेशन हो जहाँ से आते हैं लोग, वहाँ पर हमारा जो कोविड प्रोटोकॉल अभी भी कायम है उसको उसी लेवल पर स्केल अप कर दिया जाएगा। मान लीजिए यात्रियों की संख्या या हमारे जो पिलग्रिम्स की संख्या बढ़ती है तो हमारी कोविड सैम्पलिंग टीम्स या हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स
जिस चीज़ों की भी ज़रूरत है उनको उसी तरीके से स्केल अप करने के लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर। आपसे आप सवाल पूछना चाहते थे, अब जबकि स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए? देखिए, स्कूल्स के लिए एडवाइजरीज जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत डिटेल में इशू की हैं, इनफैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन में इशू की गई हैं। इसीलिए जो हमारे हायर सेकेंडरीज थे जहाँ एग्जामिनेशंस भी हो रहे थे, वहाँ पर हमारी सैम्पलिंग टीम्स पहले से काम कर रही थी, और आने वाले टाइम्स में भी जो सैनिटेशन का जो प्रोटोकॉल है, सफाई का है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है और मास्क यूजेज का प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल लागू रहेगा सभी स्कूल्स के लिए। हमारे सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शंस ये जारी की जा चुकी हैं, बिकॉज बहुत अरसे के बाद वापस से वो एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, तो हमें और भी ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, खास करके इस स्पाइक को देखते हुए। हमारी यूटी की गाइडलाइंस मैं वापस से उनको रेफ़र करूँगा, उसके अंदर भी बड़ा स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स जो ऑनलाइन मीडियम को यूज़ कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी भी अपील रहेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कंसेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इस केस के अंदर, कि जहाँ जहाँ वो ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रेफर करते हैं, तो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ये रिक्वेस्ट रहेगी, अपील भी रहेगी कि वो उसी पैटर्न को कंटिन्यू करें। सर, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कल स्कूल खोलने से मना कर रहे हैं, तो एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन को में कैसी यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी? देखिए, जो सरकारी स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट गाइडलाइन से बाउंड हैं, उनको वही प्रोटोकॉल्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। प्राइवेट स्कूल्स को भी जनरली बाय एंड लार्ज जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं उनसे भी यही उम्मीद और अपेक्षा रहती है कि उसी गाइडलाइंस को वो फॉलो करें। हाउएवर, अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसे इंस्टांसेस आते हैं, जैसा आपने फरमाया कोई 1 या 2 ऐसे हैं जो स्पेसिफिक केसेस हैं, उनको केस टू केस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या उनके कोई स्पेसिफिक इश्यूज तो नहीं है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बट हाउएवर, बाय एंड लार्ज एक यूनिफॉर्म डिसिप्लिन आई थिंक सभी स्कूल्स के अंदर रहना चाहिए। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।